हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांश। इट इज योर ब्यूटीफुल चैनल अटल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनमें क्या अंतर है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है यानी बर्तन, इसमें हमारे पास कुछ दूध है। जो जिनके पास गाय भैंस होती है दूध निकाले, इस बर्तन में दूध रखा, बिल्कुल शुद्ध दूध है। और जो देने आते हैं उन्होंने सोचा कि कहीं आप दूध पीकर मोटे ना हो जाएं, तो उन्होंने दूध लिया और उसी में पानी भी मिला दिया। तो हमारे पास दूध है प्लस H2O का मिश्रण कर दिया, तो इसमें शुद्ध है और ये पानी मिलाते ही अशुद्ध हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेट और इसे बोलेंगे डाइल्यूट। बात समझ में आई? हालांकि जो दूध होता है वो अपने आप में खुद मिश्रण होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता दिया। अब देखिए, यहीं पे समझते हैं। जैसे हमारे पास मेथेनॉल है CH3OH, और यहां पे ये जो अल्कोहल है वो आपको मिलेगा लैब में। जब आप परीक्षण करेंगे तो यहां पर कंसंट्रेट CH3OH शुद्ध अल्कोहल रखा है, लेकिन जो आपका बाजार में अल्कोहल मिलता है यानी जिसे आप शराब कहते हैं, तो उसमें गैलोसिन की मात्रा मिलाई जाती है, तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो जिसमें गैलोसिन मिला दिया गया वो क्या हो गया? हमारा डाइल्यूट CH3OH, क्योंकि इसमें मिश्रण है और ये पूर्णतः शुद्ध है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है, तो इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेट CH3OH। बात समझ में आ गई? कंसंट्रेट और डाइल्यूट समझ में आ गया। कैसे लिखे रहेंगे? जैसे आप लैब जाएंगे तो देखेंगे किसी किसी सीसी पर लिखा होगा कंसंट्रेट HCl और किसी पर लिखा होगा डाइल्यूट HCl। तो आप समझ जाइएगा, जिसमें डाइल्यूट लिखा है उसमें किसी चीज का मिश्रण किया गया है, और जिसमें कंसंट्रेट लिखा है वो पूर्णतया 100% शुद्ध है। इनकी सांद्रता ठीक ठीक ज्ञात होती है, इनकी सांद्रता पूर्णतया ज्ञात होती है, और इनकी सांद्रता हम ठीक से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? कंसंट्रेट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। आगे बढ़ें। अब हम पढ़ते हैं संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या है? आपने नाभिक वाला पोर्शन पढ़ा था। ये ऐसे कक्षाएं होती हैं, इसमें एक 2n² का सूत्र होता है। अगर पहली कक्षा में है तो 2 × 1² = 2, दूसरी कक्षा है तो 2 × 2², 4 दूना 8, तीसरी कक्षा है 3 × 9 दूनी 18, 2, 8, 18 के क्रम में हम वितरण करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम नहीं, पहले समझते हैं संयोजकता है क्या। संयोजकता किसी परमाणु के सबसे जो बाहरी कोष होता है, जैसे 2, 8, 18 है, यहां से हमारा परमाणु खत्म हो गया, मान लीजिए ये लाइन नहीं है, तो जो आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारी क्या कहलाती है? संयोजकता। समझे? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसको 2, 8, 18 क्रम बदलेंगे कितना होगा? 2, 8, 1। अब इसकी संयोजकता होगी 1, क्योंकि जब इसको ऐसे बनाएंगे 2, फिर इसमें 8, और आखिरी कक्षा में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे जो बाहरी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे मैग्नीशियम में 12, तो इसका होगा 2, 8, 2, और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम का देख लें 13, 2, 8, 3, जिसकी संयोजकता हो जाएगी 3। संयोजकता समझ में आ गई? चलिए अब समझते हैं 3 टॉपिक। विलयन क्या होता है,
विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, लिख लेते हैं पहले। विलयन, फिर विलेय, फिर विलायक। ये फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको शरबत बनाना है, आप लोटा गिलास लेके बैठे, सबसे पहले आपने पानी डाला, तो पानी आप ज्यादा मात्रा में लेंगे, शक्कर थोड़ा सा लेंगे जिससे उसमें मीठा हो जाए, तो ज्यादा मात्रा में क्या है आपके पास, H2O, और शक्कर क्या है, शक्कर है हमारे पास थोड़ा सा, तो जो कम मात्रा में है वो हो जाएगा विलेय, जो ज्यादा मात्रा में है वो हो जाएगा विलायक। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसका शरबत बनाएंगे तो शक्कर गायब हो जाएगी, पानी हालांकि मीठा हो जाएगा लेकिन शक्कर गायब हो जाएगी, तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो जिसका अस्तित्व तो खत्म हुआ वो विलेय हुआ, और जिसका अस्तित्व है, पानी तो रहता है, ये पानी आपको नॉर्मली दिखेगा, तो H2O हमारा हो गया विलायक। तो जिसकी ज्यादा मात्रा हो, जिसका अस्तित्व बचे, वो क्या कहलाएगा, विलायक। और जो जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जिसकी कम मात्रा होगी वो हमारे पास क्या होगा, विलेय होगा। विलेय कम मात्रा और अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विलायक का ज्यादा मात्रा होगा और अस्तित्व में रहेगा। अब जब हमने शक्कर और पानी को मिला दिया तो जो पदार्थ हमारे पास बना, क्या बना, शरबत। अब यहाँ पे शक्कर आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये पानी मीठा हो चुका है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विलयन। विलेय प्लस विलायक को मिलाने से जो पदार्थ बनेगा वो हमारा कहलाएगा विलयन। विलयन की डिफिनीशन क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलायक अधिक मात्रा में होता है, उसका अस्तित्व होता है, विलायक विलेय को अपने आप में मिश्रित कर लेता है, विलेय कम मात्रा में होता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तीनों चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे कहते हैं, जल में घुले हुए विलयन में तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, जल में घुले हुए विलयन में तुल्यांकों की संख्या हमारी नॉर्मलता कहलाती है। फिर से बढ़ते हैं, जल में घुले हुए जो विलयन है उनमें जो तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक क्या है, तुल्यांक कहते हैं मोलों को, जो मोल होते हैं उन्हें तुल्यांक कहते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे वो भी देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं पहले मोल कैसे निकालते हैं, साइड में समझते हैं मोल। NaCl एक पदार्थ है, एक से 58.8 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या निकालिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया। अभी हम नॉर्मलता नहीं पढ़ रहे हैं, मोल निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। 58.8 ग्राम NaCl, तो मोल का सूत्र होता है पदार्थ का भार अपॉन में अणु भार। तो पदार्थ का भार हमारे पास कितना दिया हुआ है, 58.8 ग्राम, 58.8 ग्राम एज इट एज रख देंगे। और NaCl का अणु भार निकालेंगे। अणु भार कैसे निकालते हैं ये याद करना पड़ेगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 में 23 को जोड़ेंगे तो 35, 3, 38, 48, 58 ये सॉरी 5 होगा, ये 58.8
5/58.5 हमारे पास फाइनल कितना आया, 1 आ गया। तो ऐसे हम करके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ गई? एक और कर लें, CaCl2 182 ग्राम CaCl2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। 182 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, CaCl2 है, Ca का होगा 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, परमाणु भार हो जाएगा 40, कैल्शियम होता है 35.5, कैल्शियम कितने हैं 2, तो हमारे पास हो जाएगा 71। 111, इसको 222 कर लीजिए आप, नहीं तो भाग देने में दिक्कत होगी। 111 आया हमारा अणुभार, अणुभार 111। तो क्या करना है, भार 222 बटा अणुभार 111 इक्वल टू आएगा 2। तो मोलों की संख्या हमने निकाल ली 2। ठीक है, मोलों की संख्या निकालना सीख गए। तुल्यांक क्या है, मोलों की संख्या निकालना। मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार बटा अणुभार। अब हम देखेंगे नॉर्मलता। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। नॉर्मलता क्या है, जल में घुले हुए विलयन में तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता का सूत्र लिखते हैं, नॉर्मलता इक्वल टू तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन को हमेशा लीटर में लेते हैं, आयतन लीटर में करेंगे। चलिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थ का भार बटा अणुभार अपॉन आयतन लीटर, आयतन लीटर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे इसके सवाल करते हैं तो बात समझ में ज्यादा आएगी। सवाल ले लें, जल्दी से करिए जी। एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मलता पर, नॉर्मलता पर एक क्वेश्चन लेते हैं। 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता हमें क्या करनी है, नॉर्मलता क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जल्दी से अपने से करने का प्रयास करिए, पुश करके अपने से करने का प्रयास करिए, फिर हम करते हैं। हो गया, 0.4 ग्राम हमारे पास क्या है, NaOH। नॉर्मलता का सूत्र क्या था, हमने पढ़ा था, पदार्थ का भार बटा अणुभार और फिर आयतन लीटर में। तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं पहले। Na का होगा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 23, 34, 39 और 1 40। तो सूत्र लिख लेते हैं, पदार्थ का भार बटा अणुभार अपॉन आयतन लीटर में। हुआ, पदार्थ का भार हमारे पास कितना है, 0.4 ग्राम। हमने इसको कितना लिया है, 40। अणुभार है हमारे पास 40। आयतन हमारे पास कितना है, 100। और इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको कर ले, 0.4, ये 1000 ऊपर जाएगा और ये दोनों इंटू हो जाएंगे। 1500 इंटू 40। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमारे पास फाइनल क्या बचा, 0.4 बटा 4, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। नॉर्मलता क्या आ गई, 0.1। बात समझ में आ गई? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं?
नॉर्मलता समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर जल में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर जल में घुले मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर जल में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मोलरता का सूत्र देख लें। मोलरता इक्वल टू मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। सेम नॉर्मलता जैसे ही है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नाम में डिफरेंट है और यहाँ थोड़ा सा परिभाषा में डिफरेंट हो जाएगी। मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं? अभी आपने सीखा था, पदार्थ का भार बटा अणु भार, मोलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। चलिए मोलरता पर एक सवाल करते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मोलरता पर एक सवाल ले लेते हैं। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड जल कितना है? 500 ml जल में घोला गया। 500 ml H2O में घोला गया। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है जो 500 ml H2O में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? जल्दी से पुश करके, इसकी ब्रोमाइड की होती है परमाणु भार 80, सोडियम का होता है 23। अब जल्दी से पुश करके अपने से करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। 20.6 पदार्थ का भार, फिर रखेंगे अणु भार, अणु भार हो जाएगा 80 + 23 = 103। 103 रखा यहाँ पे आपने, फिर 500, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। अब यहां से करिए, 20.6 ये 1000 ऊपर जाएगा इंटू 1000 अपॉन 103 गुणे 500। ये जीरो गायब कर दे तो ये हट जाएगा। 103 दूना 206, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास कितना आया? 2/5। 2/5 को हल करेंगे कितना आएगा? 0.4। कैसे आएगा? 2 5 से भाग दिया, 0.20, 5 को 20, 0.4, 20 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 0.4। समझ में आ गया? हमारे पास मोलरता कितनी आ गई? 0.4 हो गया। मोलरता समझ में आ गई क्या है, कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। एक हमारे पास, ये मैटर को समझिए, समान आयतन के हमारे पास जब दो बर्तन होते हैं तो उसकी जो मोलरता होती है और उसका जो आयतन से इंटू करते हैं तो वो समान आता है। m1 v1, इस आकार का कोई मोलरता होगी, मोलों की संख्या जो आएगी, और ये जो विलयन होगा m2 इंटू v2, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। एक क्वेश्चन लेते हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जल्दी से करते हैं। 10 मिली m/10 HCl में, m/10 HCl में 10 मिली m/10 HCl में कितना जल मिला दिया जाए कि मोलरता m/25 हो जाए? हाउ मच H2O सब्सट्रैक्ट H2O, कितना H2O जोड़ा जाए कि हमारी मोलरता m/25 हो जाए? आगे हमने क्या पढ़ा था?
m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू v2 बराबर होता है। m1 10 मिली है, इसका v कितना है m/10, इसको 1/10 रख देते हैं। m2 कितना है m/25, v2 हमें ज्ञात करना है। इससे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, m नहीं रखेंगे, इसको 1/25 रखेंगे। तो v2 इज इक्वल टू 1/25 है, ऊपर जाएगा 25 हो जाएगा। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब हम निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कोई कंपाउंड है जिसमें 36% कैल्शियम है और 64% क्लोरीन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बता दीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, 100% 100% हो रहा है कि नहीं। 64, 76, 30, 100 दोनों को मिला के 100 हो रहा है। एक ऐसे आप ग्राफ खींचिए, 4 भागों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले लिखिए तत्व, फिर यहाँ पे उसकी प्रतिशतता, यहां पर लिखिए आपेक्षिक मान और यहाँ पे अनुपात। तत्व क्या है, कैल्शियम और क्लोरीन। प्रतिशतता कितनी है, कैल्शियम की है 36% और इसका है 64%। आपेक्षिक मान कैसे निकालेंगे, 36 अपॉन 36 अपॉन कैल्शियम होता है हमारे पास, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 से इसको भाग देंगे। क्लोरीन है 64 और क्लोरीन का भार कितना होता है 35.5। अब इन दोनों का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास, इसका हमारे पास आएगा 0.9, इसका आता है 1.80। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास सबसे कम संख्या है, छोटी वैल्यू आती है, उससे दोनों में भाग देते हैं। 0.9 1.80 है, दोनों में सबसे छोटी संख्या 0.9 है, तो 0.9 से भाग देंगे। इसमें भी 0.9 से भाग देंगे, ये आया 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18। क्लोरीन हमारे पास आएंगे 2, कैल्शियम हमारे पास आएगा 1, तो हमारा मूलानुपाती सूत्र बनेगा CaCl। ये हमारे पास आ गया मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यहीं पर आप अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।